साल 1980 में हर्षद मेहता नाम का एक यंग लड़का पहली बार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कदम रखता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले 10 सालों में वो एक मामूली जॉबर से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बनने वाला था। वो 15,000 स्क्वायर फीट के घर, लग्जरी गाड़ियां और एक लेविश ऑफिस का मालिक बनने वाला था। लेकिन हर्षद का राइज जितनी तेजी से हुआ था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। साल 1973, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से हताश हो चुका था। फादर का बिजनेस और हेल्थ दोनों ही कोलैप्स होते जा रहे थे, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। इसीलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़ा जो उसकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई। मुंबई में उन्हें लाला लाजपत राय कॉलेज में एडमिशन मिल गया और साथ में वो छोटे मोटे काम करने लगे। उन्होंने प्लास्टिक स्क्रैप को कलेक्ट करके बेचने से शुरुआत की और इवन सीमेंट की ट्रेडिंग की। कई बार तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए खुद मटेरियल को कैरी करके डिलीवर किया। अगले कुछ सालों में हर्षद की पूरी फैमिली भी रायपुर से मुंबई शिफ्ट हो गई। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में 600 रुपए की सैलरी पे क्लर्क की जॉब ले ली और उनके भाई अश्विन मेहता आईसीआईसीआई में जॉब करने लगे। जॉब के साथ भी दोनों साइड बिजनेसेस करते थे, लेकिन अगले 2 सालों में कई बिजनेसेस ट्राई करने के बाद भी वो एक बड़ा बिजनेस नहीं बना पाए थे। इसीलिए एक दिन उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो अब स्टॉक मार्केट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उस समय बीएसई में एक ट्रेडिंग रिंग होती थी जहां शेयर्स को मैन्युअली खरीदा और बेचा जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। इस ट्रेडिंग रिंग में केवल जॉबर्स और ब्रोकर्स को जाना अलाउड था। एक जॉबर का काम होता था अपने क्लाइंट के बिहाफ में शेयर्स को खरीदना और बेचना। हर्षद ने ट्रेडिंग होते देख ठान लिया कि वो खुद भी इस रिंग में एंट्री करके डील्स करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें जॉबर बनना जरूरी था। उन्होंने पी अंबालाल नाम के ब्रोकर के पास जॉबर बनने की रिक्वेस्ट की और उन्हें बहुत कोशिश के बाद जॉबर का बैज मिल गया, लेकिन एक जॉबर के तौर पे उनका पहला ही दिन बहुत खराब था। उन्हें 2000 का लॉस हो गया था, लेकिन दुखी होने की जगह उन्होंने इस लॉस से सीख ली। अगले कुछ महीनों में उन्होंने अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया और बहुत जल्द मार्केट के सबसे स्किलफुल जॉबर्स में से एक बन गए। हर्षद को समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे कमाने के लिए उन्हें कंपनीज के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो भी दूसरों से ज्यादा और दूसरों से पहले। उन्होंने ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चालू कर दिया जो उन्हें कंपनीज की इनसाइड इंफॉर्मेशन दे सके। फॉर एग्जांपल, उन्होंने लेबर यूनियंस के लीडर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड किया ताकि उन्हें कंपनीज के डेली प्रोडक्शन का डेटा मिल सके। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद के रख सकते थे और डिक्रीज होने पर या लेबर स्ट्राइक की सिचुएशन बनने पर वो शेयर्स को पहले से ही बेच सकते थे। इस तरह की इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेस पे ट्रेड करने को इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है और आज ये इलीगल है, लेकिन उस समय ये लीगल थी। हर्षद अब एक जॉबर के तौर पे न केवल दूसरों के लिए ट्रेड करते थे बल्कि अपना खुद का पैसा भी मार्केट में लगाने लगे थे। 1982 तक इनसाइडर ट्रेडिंग के बेस पे उन्होंने काफी पैसे कमा लिए थे और एक बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अब वो इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा एक और टेक्निक आजमाने का सोच रहे थे, पंप एंड डंप। इसमें हर्षद एक ऐसे स्टॉक को आइडेंटिफाई करते थे जिसे ज्यादा खरीदा और बेचा नहीं जा रहा। फिर वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलके बहुत कम टाइम में इस शेयर की बहुत सारी क्वांटिटी खरीद लेते थे। इससे मार्केट में उस शेयर की सप्लाई बहुत कम हो जाती थी और प्राइसेस एकदम से बढ़ जाते थे, जिसके बाद हर्षद उस शेयर की पार्ट होल्डिंग्स बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। हर्षद की इन इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के चलते उनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा था और उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें मार्केट में कोई बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर्षद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ब्लैक थर्सडे। 18 मार्च 1982 को स्टॉक मार्केट की शुरुआत नॉर्मली हुई, लेकिन फिर करीब 2 बजे मार्केट तेजी से क्रैश करने लगा और क्रैश होते देख सभी लोग पैनिक सेलिंग करने लगे। 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट ने उस सेंचुरी का फास्टेस्ट फॉल देखा था। 10 लाख के लॉस के साथ हर्षद ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके थे। ब्रोकर्स के पैसे चुकाने के लिए हर्षद को अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक गिरवी रखनी पड़ी थी। अगले कुछ महीनों तक घर का पूरा खर्च अश्विन की वाइफ ने उठाया, जो एक फ्रीलांस ब्यूटिशियन थी। लेकिन फिर जून 1982 में हर्षद और अश्विन ने डिसाइड किया कि वो मार्केट में दोबारा एंट्री करेंगे और इस बार वो खुद की स्टॉक ब्रोकिंग फर्म खोलेंगे और लोगों को स्टॉक मार्केट कंसल्टिंग ऑफर करेंगे। उन्होंने एक बहुत ही छोटे ऑफिस से शुरुआत की, ग्रो मोर कंसल्टेंट्स की। वैसे छोटी शुरुआत से याद आया कि कंटेंट क्रिएटर के तौर पे मेरी खुद की शुरुआत भी काफी सिंपल थी। मैं अपने इस OnePlus 7 को बुक्स के ऊपर रखकर खुद को रिकॉर्ड करता था और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कोई माइक नहीं बल्कि अपने लैपटॉप को यूज करता था। बट फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल के ग्रोथ के साथ
साथ साथ मैंने अपने इक्विपमेंट्स, स्टूडियो और टीम को अपग्रेड किया। लेकिन इस ग्रोथ के साथ ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी काफी कॉम्प्लेक्स होने लगा। मल्टीपल पेमेंट्स, जीएसटी, इनवॉइसिंग और अकाउंटिंग करना काफी हेक्टिक हो गया और मेरे जैसे लाखों बिजनेस ओनर्स भी यही सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने अब आ चुका है वीगोफिन। वीगोफिन के यूज ने मेरे पूरे बैंकिंग एक्सपीरियंस को सीमलेस बना दिया है। फ्रीलांसर्स को पेमेंट करनी हो या स्पॉन्सरशिप फीस कलेक्ट करनी हो, वीगोफिन के कलेक्शन और डिस्बर्सल फीचर से ये काफी इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए मैं क्लाइंट को सिंपली पेमेंट लिंक भेज सकता हूँ। इनके इनवॉइसिंग सिस्टम से भी काफी इजीली जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसेस जनरेट और सेंड हो जाते हैं और इनके एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल से बजट हमेशा कंट्रोल में रहता है। साथ ही वीगोफिन अकाउंटिंग को फुली ऑटोमेट कर देता है और टैली जैसे अकाउंटिंग टूल से स्विफ्टली इंटीग्रेट भी हो जाता है। और फाइनली कुछ ही क्लिक्स में मैं अपने टीडीएस और जीएसटी कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर सकता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि ये सारी चीजें एक ही यूजर फ्रेंडली वीगोफिन प्लेटफॉर्म पे होती हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने इसका लिंक दिया है, आप इसे जरूर खुद ट्राई कीजिए। अब कहानी पे वापस आते हैं। ग्रो मोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्दी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली उनका सरप्लस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उन्हें हाई रिटर्न्स दिलवाना। अश्विन के फादर इन लॉ ने इन्हें 4 लाख रुपए दिए और एक सीए से इन्हें 1 लाख रुपए मिले और इसी तरह ग्रो मोर कंसल्टेंट्स का बिजनेस चालू हो गया। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लीव्स के रेट 3-4 रुपए पर केजी से बढ़ गए थे। मतलब टी लीव्स बेचने वाली कंपनीज को नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन इसके बाद भी मार्केट में टी कंपनीज के शेयर्स काफी अंडर वैल्यूड थे। इसीलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए मैक्लोड रसल, टाटा टी और हैरिसन एंड मलयालम जैसी कंपनीज के शेयर्स हेविली बाय करना चालू कर दिए। साल भर में इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे, जिससे हर्षद और ग्रो मोर के क्लाइंट्स ने बहुत पैसे बनाए। अपने हाई रिटर्न्स के चलते ग्रो मोर का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग ग्रो मोर की स्कीम्स में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लगे और इसी तरह 1985 तक हर्षद स्टॉक मार्केट के जादूगर बन चुके थे। लेकिन उनकी इस सक्सेस को देखते हुए मार्केट का एक पुराना दिग्गज खुश नहीं था और वो दिग्गज था मनु मानेक। मनु मानेक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे और स्टॉक मार्केट की भाषा में वो एक बेयर थे। मतलब वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते थे। शॉर्ट सेलिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें शेयर्स को बोरो किया जाता है ताकि उसे अभी हाई प्राइस में बेचा जा सके और बाद में प्राइस गिरने पर वापस खरीद कर रिटर्न किया जा सके। इस केस में जो प्राइस का डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट हो जाता है। सिंपली स्पीकिंग, मनु मानेक जैसे बेयर्स को प्रॉफिट तब होता है जब शेयर्स के प्राइस गिरते हैं। मनु मानेक हर्षद मेहता को गिराने का मौका बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मौका मिला 1986 में। फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिन्हें बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पिक नाम के शेयर्स काफी हैवी क्वांटिटी में खरीद रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु मानेक और उनके बेयर गैंग ने स्पिक में हैवी शॉर्ट सेलिंग की और उसके प्राइस को और भी ज्यादा गिरा दिया। हर्षद ने बीएसई से मार्जिन लेके, बेसिकली लोन लेके स्पिक में पैसे लगाए थे। इसीलिए बेयर गैंग ने रूमर्स फैला दी कि हर्षद को 1 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया है और अब वो स्टॉक मार्केट के ड्यूज नहीं चुका पाएगा। बेसिकली मार्केट में ये खबर फैल गई कि हर्षद और ग्रो मोर कंसल्टेंट्स बैंकरप्ट होने वाले हैं, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास लौटाने के लिए सफिशिएंट पैसे थे। अपनी और ग्रो मोर की रेपुटेशन बचाने के लिए हर्षद को जल्द ही कुछ करना था। ड्यूज लौटाने के लिए 14 डेज का समय मिलता था, लेकिन हर्षद ने सोचा कि रूमर को काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका था सिंपली टाइम से पहले पेमेंट कर देना। इसीलिए उन्होंने 14 डेज एडवांस में ही सारी पेमेंट्स क्लियर कर दी और चाय की टपरी से लेकर ट्रेडिंग रिंग तक हर जगह अपनी एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी। इससे उनकी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई और बेयर्स शॉक्ड रह गए। पर इस इंसिडेंट में हर्षद को 1.5 करोड़ के लॉसेस हुए, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक था, लेकिन उन्होंने जल्द ही बाउंस बैक किया। ग्रो मोर ने छोटे इन्वेस्टर्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए काम करना चालू कर दिया और जल्द ही वो इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के मन में एक बात खटक रही थी। वो जिंदगी भर ब्रोकर बन के दूसरों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वो अब खुद एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों ही उनका हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था और इस कैपिटल के लिए हर्षद ने एक नए मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया, द मनी मार्केट।
मनी मार्केट बेसिकली एक अरेंजमेंट थी जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेता था। इस लोन का ड्यूरेशन यूजुअली 15 दिन का होता था। जनरली बैंक्स एक दूसरे को लोन इसलिए देते थे ताकि वो इंटरेस्ट के तौर पे एक्स्ट्रा इनकम कमा सके, और जनरली कोई भी बैंक ये लोन तब लेता था जब उसे शॉर्ट टर्म के लिए कैश की जरूरत होती थी। इसे एक एग्जांपल से समझिए। सिटी बैंक के पास 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हैं जो वो दूसरे बैंक को लोन में देना चाहता है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ अमेरिका है जिसे 100 करोड़ की जरूरत है। ऐसे में सिटी बैंक ऑफ अमेरिका को 100 करोड़ ट्रांसफर करेगा। बदले में बैंक ऑफ अमेरिका को कोलेट्रल के तौर पे सिटी बैंक के पास अपने 100 करोड़ के एसेट्स गिरवी रखने होंगे, और ये एसेट्स जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स होते हैं। 15 दिन बाद बैंक ऑफ अमेरिका 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अमाउंट को सिटी बैंक को रिटर्न करेगा और गिरवी रखी हुई सिक्योरिटीज वापस ले लेगा। लेकिन एक कैच है, रियलिटी में बैंक्स कोलेट्रल के तौर पे कभी भी सिक्योरिटीज को सच में दूसरे बैंक को ट्रांसफर नहीं करते थे। इंस्टेड वो बैंक रिसीट्स यानी BR इशू कर देते थे। जैसे इस केस में 100 करोड़ के लोन के बदले बैंक ऑफ अमेरिका ने सिटी बैंक को अपने एसेट्स या सिक्योरिटीज नहीं दिए थे, बल्कि एक BR यानी बैंक रिसीट दी थी। बेसिकली ये BR बैंक ऑफ अमेरिका का सिटी बैंक को प्रॉमिस था कि अगर हम लोन रीपे नहीं कर पाए तो हमारे एसेट्स आपको मिल जाएंगे। BRs का यूज इस पूरी प्रोसेस को स्मूथ और कन्वीनियंट बनाने के लिए होता था। दो बैंक्स के बीच हुए इस पूरे ट्रांजैक्शन को RFD यानी रेडी फॉरवर्ड डील्स कहा जाता था, और इन रेडी फॉरवर्ड डील्स को मनी मार्केट के ब्रोकर्स फैसिलिटेट करते थे, जिसके लिए इन ब्रोकर्स को ब्रोकरेज यानी एक फीस मिलती थी। और अब हर्षद मेहता यही ब्रोकर बनना चाहते थे। हर्षद ने देखा कि सिटी बैंक, अजय कयान और हेमंत कोठारी जैसे कुछ लोग मिलके मनी मार्केट में एक कार्टेल चलाते हैं और पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये कार्टेल किसी भी नए ब्रोकर को मनी मार्केट में एंटर करने नहीं देता था। हर्षद ने इनसे डील करने के लिए ऐसे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया जो कार्टेल के कंट्रोल से खुश नहीं थे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका और ANZ ग्रिंडलेस बैंक। हर्षद ने इन्हें अपनी ब्रोकिंग सर्विसेज ऑफर की और इन बैंक्स के साथ मिलके खुद का ही एक काइंड ऑफ कार्टेल बना लिया। 2 साल के अंदर अंदर हर्षद मनी मार्केट के भी एक टॉप ब्रोकर बन चुके थे और ब्रोकरेज में अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन वो मनी मार्केट में ब्रोकरेज कमाने नहीं आए थे। उनके दिमाग में मनी मार्केट का यूज करके स्टॉक मार्केट में हजारों करोड़ों कमाने का प्लान था, और उनका यही प्लान आगे जाके इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम की शक्ल लेने वाला था। मनी मार्केट में टाइम बचाने के लिए कई बैंक्स एडवांस में ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, ताकि ब्रोकर बेस्ट डील मिलते ही दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर कर दे और सिक्योरिटीज यानी BR लाके दे दे। हर्षद ने यहाँ एक बहुत बड़ा लूप होल देखा। उन्होंने देखा कि जब बैंक्स एडवांस में उन्हें पैसे ट्रांसफर करते हैं तो डील होने से पहले ये पैसे 10-15 दिन तक उनके अकाउंट में पड़े रहते हैं। हर्षद ने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाना चालू कर दिया और अपने फेवरेट स्टॉक्स के प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाना चालू कर दिया। और फिर जब डील क्लोज करने का टाइम आया तो शेयर्स को बेच के प्रॉफिट खुद रख लिया और बाकी पैसे से मनी मार्केट की डील एग्जीक्यूट कर दी। इसके अलावा हर्षद ने एक और लूप होल ढूंढ लिया। उन्होंने देखा कि लोन के बदले जो बैंक BR देता था उसे कोई भी वेरीफाई नहीं करता था। मतलब ये चीज चेक नहीं होती थी कि जितनी सिक्योरिटीज के अगेंस्ट BR इशू की गई है, क्या सच में BR इशू करने वाले बैंक के पास वो सिक्योरिटीज है भी कि नहीं। इसे देखते हुए हर्षद ने कुछ छोटे बैंक्स जैसे बैंक ऑफ करद को ब्राइब देके उनसे फेक BRs बनवाना चालू कर दिया। इस केस में हर्षद एक बैंक से लोन का पैसा लेके सीधा स्टॉक मार्केट में डाल देते थे और बैंक ऑफ करद से फेक BR बनवा के लोन देने वाले बैंक को दे देते थे। इस तरीके से हर्षद के पास स्टॉक मार्केट में डालने के लिए पहले से ज्यादा पैसा तो होता ही था, साथ में ज्यादा समय के लिए भी होता था। 1990 से 1992 के बीच हर्षद ने इन पैसों को यूज करके मार्केट को आसमान में पहुंचा दिया। मई 1990 में जो सेंसेक्स करीब 800 पॉइंट्स पे था, वही सेंसेक्स अप्रैल 1992 तक करीब 4,500 पॉइंट तक पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट 460% की ग्रोथ केवल 2 साल में। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक्स जैसे ACC तो 300 से बढ़कर 10,000 का प्राइस क्रॉस कर चुके थे और अपोलो टायर्स का प्राइस भी 10 गुना बढ़ गया था। मनु मानेक और बाकी बेयर्स की मार्केट को नीचे लाने की कई कोशिशों के बाद भी मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, क्योंकि अब हर्षद के पास मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए पैसे का पूरा खजाना था। पैसे आते ही हर्षद ने 15,000 स्क्वायर फीट का एक लेविश पेंट हाउस खरीद लिया था। 29 कार्स थी जिसमें इंडिया की पहली इंपोर्टेड लेक्सस कार भी शामिल थी, और इन सब के साथ हर्षद को मिला था एक नया नाम, द बिग बुल।
मार्केट में हर्षद की इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो जिस शेयर में हाथ डालते उसका प्राइस बढ़ने लगता था। जब उन्होंने माजदा इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदे तो उसका प्राइस तो बढ़ा ही, लेकिन एक दूसरी कंपनी जिसका नाम स्वराज माजदा था उसके प्राइसेस भी बढ़ने लगे, सिंपली बिकॉज उसके नाम में माजदा था और लोगों को लगा कि हर्षद ने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। मीडिया ने भी हर्षद को लार्जर देन लाइफ दिखाना चालू कर दिया था। वो बिजनेस इंडिया और बिजनेस टुडे जैसी मैगजीन्स के कवर पे थे। मीडिया उनके लेविश टेरेस और कार्स के कलेक्शन को दिखा रहा था और उन्हें इंडिया का हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर भी बता रहा था। लेकिन ये पैसा, फेम और सक्सेस हर्षद के सर पर चढ़ते जा रहे थे। वो अपने आप को भगवान मानने लगे थे। इतनी सक्सेस के बाद भी वो रुकना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक मेरिल लिंच और टाटा की टेल्को कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने के टारगेट्स सेट कर लिए थे। लेकिन डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखे थे। बहुत जल्द उनका एक दर्दनाक डाउनफॉल होने वाला था। 1991 में ही आरबीआई को टिप मिल गई थी कि मनी मार्केट में बीआरस का मिसयूज हो रहा है। इसीलिए उन्होंने कुछ बैंक्स के अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर की और साथ ही सभी बैंक्स के लिए बीआरस के यूज से रिलेटेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू कर दी। मतलब अब फेक बीआरस का यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में एसबीआई से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह उन्होंने इस पैसे को स्टॉक मार्केट में शेयर्स को पंप करने में लगा दिया। लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक बीआरस लाके एसबीआई को नहीं दे पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने एसबीआई के एक एम्प्लॉय आर सीतारामन को ब्राइब किया और उसे एसबीआई के रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट करने को कहा ताकि सीनियर एसबीआई ऑफिसर्स को इस 500 करोड़ के सिक्योरिटीज गैप के बारे में पता ना चले। लेकिन इन सब के बाद भी एसबीआई ऑफिशियल्स को अप्रैल 1992 में अपने रिकॉर्ड्स में 500 करोड़ के गैप के बारे में पता चल गया। एसबीआई ने हर्षद को कन्फ्रंट किया और उन्हें पैसे वापस करने के लिए प्रेशराइज करने लगे। हर्षद को इन पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा के रख सकें। लेकिन टाइम पे पैसे वापस करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर एसबीआई लीगल एक्शन ले लेता तो उनका पूरा स्कैम सबके सामने आ जाता। अश्विन ने सजेस्ट किया कि हर्षद अपने स्टॉक्स को बेच दें और एसबीआई को पैसे रिटर्न कर दें। लेकिन हर्षद ऐसा नहीं करना चाहते थे ताकि वो कैपिटल गेन्स टैक्स से बचे रह सकें। हर्षद ने एसबीआई से कुछ टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक एनएचबी से पैसे उठा लिए और एसबीआई को इंस्टॉलमेंट्स में पैसे लौटाने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल को इस पूरे केस के बारे में पता चल गया और उन्होंने 23 अप्रैल 1992 में फ्रंट पेज खबर छाप दी कि एसबीआई के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब थे और उसके पीछे बिग बुल यानी हर्षद मेहता का हाथ था। इस एक्सपोजे के चलते पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी और सरकार ने पैनिक करके हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, आरबीआई और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस चालू कर दी। एक एक करके मनी मार्केट और स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सामने आने लगा। पूरे देश को पता चल गया कि कैसे बहुत चालाकी से बैंक का पैसा यूज करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया गया। स्टॉक मार्केट में भी पैनिक फैल गया। हर्षद मेहता के स्टॉक्स का हाल सबसे ज्यादा बुरा हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स के भी लाखों करोड़ों डूब गए। बैंक ऑफ करद और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, जिनसे हर्षद ने फेक बीआरस बनवाए थे, वो बैंक्स डूब गए। और जब इस पूरे स्कैम का साइज असेस किया गया तो वो नंबर 4000 करोड़ से भी ज्यादा था। 4 जून 1992 को हर्षद मेहता और अश्विन मेहता को अरेस्ट कर लिया गया और उनके एसेट्स जैसे घर, बैंक अकाउंट्स और कार्स को भी सीज कर लिया गया। सालों तक ये लीगल बैटल चली। इस दौरान वो लंबे समय तक जेल के बाहर भी रहे। लेकिन दिसंबर 2001 में 47 की एज में पुलिस कस्टडी में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। पर उनके जाने के सालों बाद भी आज उनकी स्टोरी बहुत कंट्रोवर्शियल है। जहां कुछ लोग उन्हें एक स्कैमस्टर की तरह देखते हैं, तो वहीं उनकी फैमिली का मानना है कि हर्षद को अनफेयरली उन प्रैक्टिसेस के लिए टारगेट किया गया जो उस समय मार्केट में काफी कॉमन थी। लेकिन मेरे ओपिनियन में सच्चाई इन दोनों व्यूज के बीच में कहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।